हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय विद्या क्लासेस डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.3 की शुरुआत करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। और इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यानी पीछे वाली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड होता था, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता था, तो किस प्रकार से हम वहां पर प्रोबेबिलिटी निकालते थे ये हम समझ चुके हैं। अब यहां पर सपोज हमारे पास दो इवेंट है ए और बी, और दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तब अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी अगर हम बात करें ए मल्टीपल बी, जिसे हम बोल देते हैं ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये हम समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ए एंड बी या ए मल्टीपल बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल होगी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के, राइट। यानी इसे हम बोल देते हैं ए मल्टीपल बी की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी किसके, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहां पर जो इवेंट है हमारे पास ए और बी, वो दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मैं कहता हूं एक बैग के अंदर नंबर ऑफ रेड बॉल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है जी 5। उसी बैग के अंदर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल की अगर हम बात करें तो वो ले लिया हमने 3, यानी टोटल गेंदें हो गई 8 बैग के अंदर, ठीक है। अब मैं कहता हूं दो गेंदें निकाली 1 बाय 1 करके, दोनों के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। मतलब एक गेंद निकाली, उसके बाद उस गेंद को वापस बैग में रख दिया गया है। यानी कि जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी की, तो हमारे पास जो केस होता है वो हमेशा विद रिप्लेसमेंट का केस होता है। यानी विद रिप्लेसमेंट के केस में हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हमने कहा दोनों गेंदों के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, 1 बाय 1 करके गेंद निकाली गई है। तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इवेंट ए, गेटिंग व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा, राइट। उसके बाद दूसरे इवेंट को बी नाम दे दिया, गेटिंग व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रा, राइट। अब देखो एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो पहली गेंद हमने निकाली, उसके बाद जब दूसरी गेंद हम निकाल रहे हैं तो पहली गेंद को हमने वापस बैग के अंदर रख दिया है। तो एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं हुआ, और ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट कहे जाएंगे, राइट। तो जब हम बात करें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी की, तो व्हाइट गेंद आना, तो देखिए व्हाइट गेंद है कितनी हमारे पास 3, टोटल गेंदें कितनी है 8, तो ये हमारे पास इसकी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बन के आई। अब पहली गेंद को हमने वापस क्या कर दिया, बैग में रख दिया। तो यानी अगर हम बात करें व्हाइट गेंद दोबारा से बैग के अंदर 3 ही हो गई, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन के आई, फिर से 3/8 बन के आई। तो ये बात भी आपके समझ में आनी चाहिए। देखो पहली वाली एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, जब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता था, तो पहली गेंद हमने निकाली, फिर उसको बाहर रखते थे, फिर हम दूसरी गेंद निकालते थे, तो वो हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता था। तो ये हमारे पास क्या है, विद रिप्लेसमेंट का केस है। पहली गेंद निकाली, उसको वापस जब हम दूसरी गेंद निकालते हैं तो पहली गेंद हमने वापस बैग के अंदर रख दी है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ पा रहे हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो केस होता है वो हमेशा विद रिप्लेसमेंट का केस होता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों गेंदों के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी बात करें ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी, तो वो हमारे पास क्या हुई, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल हुई इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर। तो ये हमारे पास 3/8 मल्टीपल 3/8, तो ये 9/64 बन के आई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो ये समझ में आया आपको कि इंडिपेंडेंट इवेंट किस प्रकार से है और किस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। और हमारे पास एक दो फॉर्मूले और हैं जिसका यूज एक्सरसाइज में होना है, इसको भी आपको याद रखना है, तो नोट में रख लीजिए। यहां पर फर्स्ट अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ए नोट यूनियन बी नोट इक्वल किसके होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी
A इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं और इसका यूज एक्सरसाइज में होना है। तो चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर दो इवेंट ए और बी, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें यहां पे शो करना है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हम तभी इनको शो कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है जब हम दिखा दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के। इन्हें जब हम इक्वल दिखा देंगे तो ये शो हो जाएगा कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसके लिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं। लेकिन जब हमारे पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो हम आसानी से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वी नो दैट, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहां इनकी वैल्यू रखें, ये 1/2, ये 1/4 और इसकी वैल्यू 1/3 और ये हमारे पास एज इट इज। माइनस को इधर ले आए तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बन के आई 1/4 प्लस 1/3 और माइनस 1/2 हो जाएगा। जो हम एलसीएम लेंगे तो 12, तो ये 3 + 4 - 6, तो 1/12 बन के आई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो आगे यहां समझने की कोशिश करते, देखो अब उठाकर यहां पे रख देते हैं इस इक्वेशन में हम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/12 आई इक्वल इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 और बी की क्या है 1/3। तो हम देख पा रहे हैं, देखो ये इक्वल हो गया 1/12, ये भी कितना हो गया 1/12। तो हमने इसको इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब ये शो हो जाता है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये बात आपके सामने आनी चाहिए, राइट। चलिए इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट आइए इसका समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर दो इवेंट ए और बी, उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए नोट यूनियन बी नोट की भी प्रोबेबिलिटी यहां में गिवन है और हमें देखना है यहां पर कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट है नहीं, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी का होना जरूरी है। तो वो कैसे निकाल के लाएंगे, हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि ए नोट यूनियन बी नोट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4 इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस वाला इधर ले आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बन के आई 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 बन के आई। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो इसका मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो वो 3/4 आनी चाहिए, राइट। तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी पर हम देखें 1/2 मल्टीपल 7/12, तो ये हमारे पास 7/24 बन के आई। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों जो हमारे पास इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कहे जा सकते। तो यहां पर अगर देखें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के। सो A and B are not independent event. Independent events. तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए अच्छे से, राइट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि डाइस को थ्रो किया गया, इवेंट ई जो है उसमें कह रहा है कि जो नंबर मिल रहा है वो 3 का मल्टीपल हो। फिर दूसरा इवेंट एफ है जिसमें कह रहा है कि वो नंबर जो हमें मिल रहा है वो इवन हो। तो हमें फाइंड आउट करना है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक डाइस को थ्रो किया गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे सैंपल स्पेस में। तो नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस, एक डाइस को थ्रो किया गया तो 6 आउटकम होंगे, ठीक है। उसके बाद गिवन है हमें इवेंट ई, इसमें है जी गेटिंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। दूसरा इवेंट एफ गेटिंग नंबर इज इवन। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, राइट।
अब हम देखें इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे। देखो 3 का मल्टीपल देखो 1 से 6 तक, तो एक तो 3 खुद है और एक 6 हो गया, ठीक है। इवेंट एफ में अगर हम देखें फेवरेबल आउटकम, तो इवन नंबर देखो 1 से 6 तक, तो हो गया 2 4 6, राइट। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ के फेवरेबल आउटकम देखते हैं, दोनों में कॉमन देखो केवल और केवल 6 है, तो यहां तक बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब हमें देखना है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए क्या करना होगा, बारी बारी से इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले तो हम ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो फेवरेबल है 1 और टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की आई। इवेंट ई की देखें तो फेवरेबल हमारे पास 2 और टोटल कितने हैं 6, 1/3 1 की आई। इवेंट एफ की देखें तो फेवरेबल है 3 और टोटल है 6, 1/2 1 की आई, राइट। अब इंडिपेंडेंट चेक हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी बन के आ रही है, देखो 1/3 मल्टीपल 1/2 यानी बन के आ रही है 1/6। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी कहने का इक्वल है, तो लिखेंगे हम यहां पर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल है ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल एफ की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया हमारे पास, तो इसलिए हम कह देंगे ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, राइट, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते आइए, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर 3 सिक्कों को टॉस किया गया और इवेंट ई कुछ इस प्रकार से है कि 3 हेड और 3 टेल इसके अंदर है। इवेंट एफ में क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, और जी के अंदर क्या है जी, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। उसके बाद ये पेयर हमें दिए गए, हमें बताना है इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले 3 सिक्कों को टॉस किया गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखे सैंपल स्पेस में कितने बनने वाले हैं, टू द पावर 3, मतलब 8 टोटल आउटकम बनेंगे। इवेंट ई के अंदर देखें हम फेवरेबल आउटकम, तो 3 हेड्स और 3 टेल्स, तो तीनों में हेड और तीनों में टेल, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गए। इवेंट एफ में देखें तो एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 से ऊपर होंगे वो भी हम लिखेंगे, कम से कम 2 तो होने चाहिए, तो तीनों में हेड, ये आउटकम इसमें लिखा जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें रहेगा, राइट। उसके बाद देखें तो एक ही आउटकम भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। जी में देखें तो एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा ज्यादा 2 हेड, मतलब जिसमें 2 से कम हेड होगा वो भी हम लिखेंगे आउटकम, जिसमें नहीं भी होगा वो भी हम लिखेंगे, 2 से ऊपर नहीं लिखना हमें। तो इसका मतलब तीनों में टेल, ये आउटकम भी आ जाएगा, ये एक आउटकम रहेगा, राइट। उसके बाद देखें तो ये भी हम इसमें लिखेंगे, उसके बाद देखें तो ये हम इसमें लिख देंगे, एक ये आउटकम लिखा जाएगा, राइट। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, तो ये फेवरेबल आउटकम होंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हम समझने की कोशिश करते हैं पेयर में कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ फेवरेबल आउटकम देखो जी, यानी केवल और केवल एक फेवरेबल आउटकम, ठीक है। उसके बाद हम देखें ई जी में, ई इंटरसेक्शन जी में फेवरेबल देखते हैं, तो ई जी में केवल और केवल ये फेवरेबल आउटकम है, तो यहां तक भी बात आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम देखें एफ जी में, तो केवल केवल 2 हेड वाले इसमें क्या रहेंगे, कॉमन रहने वाले हैं, तो इसका मतलब एच एस टी, टी एच एच, एच टी एच, ये फेवरेबल आउटकम, तो यहां तक सोचने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम यहां समझते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सिंपल तरीके से हम बता पाएंगे। तो यहां पर देखें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है, तो क्या बन के आ रही है जी, फेवरेबल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 8, यानी 1/4 बन के आए। एफ की देखें तो फेवरेबल है जी 4/8, 1/2 बन के आई। उसके बाद जी की अगर देखें तो फेवरेबल है 7/8, ये बन के आई, ठीक। उसके बाद हम देखें प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की, तो फेवरेबल कितने हैं जी 1/8 बन गई। प्रोबेबिलिटी देखें हम ई इंटरसेक्शन जी की, तो फेवरेबल है हमारे पास 1/8 बन के आएगी। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी देखें हम एफ इंटरसेक्शन जी की, तो फेवरेबल कितने हैं जी 4, सॉरी कितने 3/8 बन के आई। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अब सिंपल तरीके से बता सकते हैं। देखो
फिर हम देखें E की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल F की प्रोबेबिलिटी कितनी बन के आ रही है। तो 1/4 मल्टीपल 1/2 यानी बन के आ रही है 1/8। हम देख पा रहे हैं कि E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, इनका मल्टीपल करने के बाद 1/8 है, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये कौन से इवेंट होते हैं, जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये जो इवेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यहां पर E इंटरसेक्शन F बराबर हो गई E की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल F की प्रोबेबिलिटी है। सो तो ये पेयर है वो क्या बोलेंगे हम, इज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, राइट। इसी प्रकार से बाकी भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें ई और जी है, दूसरा पेयर देख लेते हैं हम। तो यहां पर अगर देखें ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल जी की प्रोबेबिलिटी कितनी बन के आ रही है जी, ई और जी 1/4 मल्टीपल 7/8, तो 7/32 बन के आ रही है। जबकि ई इंटरसेक्शन जी के अगर हम देखें तो 1/8 है, तो इसका इक्वल ये नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी हम देखें ई इंटरसेक्शन जी इज नॉट इक्वल टू ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल जी की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें इस पेयर की, इज नॉट इंडिपेंडेंट बोल दो या डिपेंडेंट बोल दो, इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, राइट। को सिंपल है, इसी तरह से आप थर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, फाइंड आउट चाह रहा है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, जबकि साथ में कह रहा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो लिखेंगे हम सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसलिए अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी किसके, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल बी के, ठीक। और इसकी वैल्यू 3/5 मल्टीपल ये है 1/5, तो 3/25 जो बन के आई वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बन के आई, राइट। चलिए इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। आइए फोर्थ का सेकंड पार्ट आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट कहे गए हैं और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ए की भी गिवन है और बी की वो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। तो आइए समझते हैं। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसलिए अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के, राइट। एक फॉर्मूला हमने पढ़ के आए हम। नाउ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, राइट। तो यहां पर देखिए तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी और प्लस इवेंट बी की, अब इसकी जगह उठा के ये रख दें क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहां पर देखेंगे तो माइनस मल्टीपल में क्या है बी की प्रोबेबिलिटी है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसकी वैल्यू रख देते हैं 0.5, ठीक है। और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी प्लस यहां से कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, देखेंगे तो 1 माइनस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है 0.5। अब इसकी वैल्यू क्या है 0.2 प्लस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस और इसकी वैल्यू फिर से 0.2 हो गई हमारे पास। ये इधर आके माइनस कर दें 0.3 हो जाएगा इक्वल इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी और ये क्या हो गया हमारे पास 0.8। तो यहां से अगर हम देखें इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या बन के आई 0.3/0.8, यानी अब कह देंगे 3/8। ये इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन के आई। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, राइट। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ए और बी जो कह रहा है कि दो इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है। उसके बाद 4 पार्ट हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो 1 बाय 1 आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट समझते हैं। तो हमें पता है कि दोनों ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी
इक्वल होगी इवेंट ए मल्टीपल बी की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या बन के आएगा, ये हमारा गिवन है 0.3, ये गिवन है 0.4। तो यहां से जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बन के आई वो क्या बन के आई, यहां से वो बन के आई 0.12, ठीक है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट समझते हैं। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, और हमें पता है ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, ये बराबर किसकी होती है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.3 प्लस 0.4 माइनस ये वैल्यू हम निकाल के लाए हैं 0.12। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.70 में से माइनस करेंगे तो 0.58। तो ये इसकी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बन के आई, राइट। आगे यहां समझ लेते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो हमें फाइंड आउट करना है अब ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी है, और ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे। ऊपर क्या रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, और नीचे यहां पर जो नीचे है उसी की प्रोबेबिलिटी यहां पर नीचे आएगी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आया था 0.12, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। तो इसे हम लिख देंगे 12/40, ऊपर 0 पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगी। उसके बाद काटेंगे तो 10, और ऊपर काटेंगे तो 4 या 12, ये बन के आई। फोर्थ पार्ट समझते हैं, बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर हो गया ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, और नीचे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास 0.12 और ये हमारे पास 0.3, ठीक। ये हम लिख देंगे 30, 3 से काटेंगे 10 और 3 से 4 काटेंगे 2/5 बन के आई बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दो इवेंट ए और बी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे है, और पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि दोनों इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, और दूसरे में कह रहा है कि ए और बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या बन के आएगी 0.4, इसकी वैल्यू रख दूं, और इसकी वैल्यू क्या है पी, इसे इक्वेशन फर्स्ट हमने नाम दे दिया। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ये बन के आई, ठीक है। आगे समझते हैं ना, एक फॉर्मूला बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है कितनी वैसे 0.6, इसकी वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू है पी, और ये एडिटिव रखेंगे, ठीक है। ये जरा के प्लस का हो जाएगा, तो 0.6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी p माइनस 0.2 इक्वेशन सेकंड हमने इसको नाम दे दिया। तो यहां तक भी समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड से अगर हम समझे, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो यहां से अगर हम देखें दोनों इक्वल रख देते हैं, क्योंकि यहां पे देखें तो ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये है, और यहां पे भी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ये है, तो दोनों बराबर रख देते हैं। तो 0.4 मल्टीपल पी इक्वल रख देते हैं, तो p माइनस 0.2। तो यहां से अगर हम देखें p को उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, ये 0.2 को उधर भेज दो, बाकी को उधर भेज दो, तो 0.2 इक्वल p माइनस 0.4 मल्टीपल p हो जाएगा। तो यहां से p हम कॉमन ले लेते हैं, तो 0.2 इक्वल यहां p कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.4 हो गया। तो यहां से जो p की वैल्यू बन के आ रही है तो ये 0.6 होगा, उधर के डिवाइड में हो जाएगा, 0.2 अपॉन 0.6 यानी p की वैल्यू 1/3 बन के आई। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट समझते हैं इसका। तो यहां से तो p की वैल्यू बन के आई फर्स्ट पार्ट में ये 1/3। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि a एंड b आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है जी। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले a b जो है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात होती है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल होता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस
बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, राइट। तो वो लिखेंगे नहीं हम यहाँ पर, तो 0.6 इक्वल इसकी वैल्यू 0.4 प्लस पी, तो इधर माइनस करेंगे तो पी की वैल्यू क्या बन के आएगी 0.2 बन के आएगी, तो ये वहां पर पी की वैल्यू बन के आएगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0, हम पहले पढ़ा चुके हैं उस समझ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ए एंड बी कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी के। तो आइए समझते हैं। तो वी नो दैट अगर हम बात करें ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल किसकी होती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के, ये हम जानते हैं, राइट। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहां हम समझेंगे सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी के, राइट। इसलिए अगर हम बात करें तो यहां पर ए बाई बी की जो प्रोबेबिलिटी हुई तो इसकी जगह उठाकर ये रख दें, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, और नीचे तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है ही, तो कैंसिल आउट हो गया, तो बराबर किसके आया, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी की, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये बात आपके सामने आनी चाहिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, और हमें शो करना है ए नोट एंड बी नोट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर कह दिया हियर ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल बी की प्रोबेबिलिटी, राइट। नाउ अब एक फॉर्मूला हम पहले पढ़ के आए क्या, कि ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, राइट। चलिए आगे समझते हैं। 1 माइनस, अब ये फॉर्मूला भी हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या होता है ये किसके इक्वल होता है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, राइट। चलिए आगे समझते हैं। माइनस का साइन अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, और ये साइन क्या हो रहा है, प्लस का हो जाएगा। तो यहां तक भी बात आपकी समझ में आनी चाहिए, राइट। उसके बाद अगर देखें 1 माइनस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी माइनस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी प्लस, अब इसकी जगह मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की जगह हम ये लिख दें, राइट। तो लिखेंगे यहां पर और साथ में क्या लिखेंगे बी की, तो यहां तक भी बात आपके समझ में आई होगी। अब कुछ कॉमन लेते हैं, तो इसको हमने अलग कर दिया, और यहां से हमने कॉमन लिया माइनस का बी की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो अंदर क्या बच जाएगा देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 माइनस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी थर्ड कॉमन ले लें तो यहां हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखो 1 माइनस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ये ए नोट की प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। उसके बाद ये किसकी हो गई, प्रोबेबिलिटी होगी बी नोट की। तो देखो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई, यहां पर ए नोट की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल बी नोट की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब जब ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ए नोट और बी नोट क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट यहां पर शो हो जाता है। तो लिख देंगे सो ए नोट and B note are also independent event, इंडिपेंडेंट। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th का फर्स्ट पार्ट, आइए समझते हैं क्या कर रहा है। तो यहां पर करें ताश की गड्डी से 3 कार्ड निकाले गए 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब एक कार्ड निकाला, उसका जब दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं तो पहले कार्ड को हमने वापस गड्डी में रख दिया है। उसके बाद तीनों कार्ड के स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टोटल कार्ड की अगर हम बात करें
वो होते हैं जी 52। उसके बाद लेट कर लेते हैं, एक इवेंट को हमने ए नाम दिया दिया, गेटिंग स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ। दूसरा इवेंट को बी नाम दे दिया, गेटिंग स्पेड कार्ड इन सेकंड ड्रॉ। उसके बाद तीसरे इवेंट को सी नाम दिया, गेटिंग स्पेड कार्ड इन थर्ड ड्रॉ। तो यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है देखो, और स्पेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 13 टोटल कार्ड कितने हैं 52, राइट। अब पहला कार्ड जो हमने निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली स्पेड होने की, अब उस कार्ड को हमने वापस उसके अंदर रख दिया, तो इसका मतलब फिर से हमारे पास स्पेड कार्ड कितने हो जाएंगे, फिर से 13 हो जाएंगे, यानी ये प्रोबेबिलिटी बन के आएगी इवेंट बी की। इसी प्रकार से इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास भी 13/52 बन के आएगी, यानी कि 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अब तीनों कार्ड के स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीपल बी मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो चलिए इनकी वैल्यू रखेंगे तो 1/4 1/4 1/4 यानी 1/64 बन के आई ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी की प्रोबेबिलिटी। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट समझते आइए, सेकंड पार्ट आइए इसका समझते हैं क्या कह रहा है। तो वही एक ताश की गड्डी से 3 कार्ड निकाले 1 by 1 करके विद रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि पहले 2 कार्ड क्वीन हो और थर्ड कार्ड जो है वो ब्लैक एस हो। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टोटल कार्ड की अगर हम बात करें तो वो होते 52। फर्स्ट इवेंट को हमने ए नाम दिया, गेटिंग क्वीन कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, राइट। दूसरा इवेंट बी, गेटिंग क्वीन कार्ड इन सेकंड ड्रॉ। थर्ड इवेंट सी, गेटिंग ब्लैक एस कार्ड इन थर्ड ड्रॉ। तो यहां तक बात आपके सामने आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्वीन कार्ड होते कितने हैं 4, टोटल कार्ड कितने 52, 1/13 बन के आई। अब विद रिप्लेसमेंट का केस है, मतलब दूसरा कार्ड जो हम निकाल रहे हैं तो पहला कार्ड हमने वापस रख दिया है। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या बन के आई, फिर से क्वीन कार्ड कितने हो जाएंगे पैक में 4 हो जाएंगे, तो 4/52 बन के आएगी, राइट। 1/13। उसके बाद इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी, अब ब्लैक एस कार्ड कितने होते हैं 2, टोटल कार्ड कितने 52, यानी 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी बन के आई। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं पहले 2 कार्ड क्वीन, मतलब पहला कार्ड क्वीन, दूसरा कार्ड क्वीन और तीसरा कार्ड ब्लैक एस होने की, मतलब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी की। तो किसके इक्वल होती है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल सी की प्रोबेबिलिटी की। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो 1/13 1/13 1/26। जब हम मल्टीपल करेंगे तो 4 3 9 4 ये हमारे पास बन गया है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है, राइट। तो यहां पर कह रहा है कि एक 52 कार्ड का एक पैक, जिससे एक कार्ड निकाला गया, उसे नोटिस किया गया, वापस से उसी पैक में रख दिया गया, रिसफल किया गया, फिर से एक कार्ड निकाला गया, राइट। तो यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों जो कार्ड हो सेम सूट के हो। तो 4 तरह के सूट होते हैं, मतलब हमारे जो 52 पत्ते जो होते हैं वो 4 भागों में बटे हुए होते हैं, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट। तो सेम सूट का होने का मतलब है वो किसी भी सूट के हो सकते हैं, वो क्लब के हो सकते हैं, दोनों डायमंड के हो सकते हैं, दोनों हार्ट के हो सकते हैं, दोनों स्पेड हो सकते हैं, राइट, लेकिन सेम सूट के होने चाहिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर टोटल कार्ड की अगर हम बात करें तो वो यहां पे है 52। एक इवेंट को हमने ए नाम दे दिया, तो जो पहला कार्ड निकाला वो तो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी सूट का हो सकता है, राइट। लेकिन दूसरा कार्ड जब हम निकालेंगे वो पहले जैसा होना चाहिए,
गेटिंग, तो फर्स्ट इवेंट की अगर हम बात करें, गेटिंग फर्स्ट कार्ड ऑफ एनी सूट, राइट. इवेंट बी, गेटिंग सेकंड कार्ड ऑफ सेम सूट. जो पहला कार्ड होगा जैसा दूसरा भी वैसा ही होना चाहिए. तो अगर हम बात करें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी की, तो पहला कार्ड कोई भी हो सकता है 52 पत्तों में से. तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी यानी कि फेवरेबल भी हमारे पास 52 है और टोटल भी 52 है. तो ये 1 बन गया है इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट. इवेंट बी की देखते हैं. अब पहला कार्ड जो हमने निकाला था उसको वापस हमने रख दिया. सपोज ये क्लब था, जो पहला कार्ड निकला वो क्लब, तो दूसरा भी क्लब हो, सेम सूट का हो, तो अब वापस रख दिया. अगर ये पहला क्लब का था तो मतलब क्लब के आप कितने हो गए 13, तो इसका मतलब दूसरा क्लब का होगा तो फेवरेबल कितने हो गए 13 और टोटल कितने हो गए 52, यानी कि 1/4. जैसे मान लीजिए पहला कार्ड तुमने निकाला वो हर्ट का था, आपने वापस रख दिया. अब दूसरा भी हर्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है. तो जाहिर सी बात है वापस रख दिया तो फिर से हर्ट के कितने हो गए 13 हो गए. 13 अपॉन टोटल कितना 52, यानी 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई. तो ये बात समझ में आई. तो यहां पे देखें तो ए मल्टीपल बी, मतलब सेम सूट के दोनों कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन के आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 मल्टीपल 1/4. तो ये 1/4 बन के, तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, राइट. चलिए इसका सेकंड पार्ट समझते हैं. आइए इसके सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि दोनों ही कार्ड जो हो किंग हो. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं. देखो लैंग्वेज तो वही है. टोटल कार्ड की अगर हम बात करें तो है 52. पहला इवेंट को ए नाम दे दिया, गेटिंग किंग कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ. उसके बाद इवेंट बी, गेटिंग किंग कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ, राइट. उसके बाद इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 4 किंग कार्ड होते हैं, टोटल 52, 1/13, राइट. दूसरा भी, अब देखो यहां पर पहला कार्ड निकालकर उसे नोटिस किया गया, वापस रख दिया गया, यानी फिर से किंग कार्ड कितने हो गए 4 हो गए उस पैक के अंदर. तो 4/52 फिर से वही प्रोबेबिलिटी बन के आएगी इवेंट बी की. तो अगर हम बताएं दोनों कार्ड के किंग होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन के आई, ये बनी. तो 1/13 मल्टीपल 1/13, 1/169 हो गई दोनों कार्ड के किंग होने की प्रोबेबिलिटी. तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए. थर्ड पार्ट समझते हैं इसका. ये थर्ड पार्ट आइए समझते हैं क्या कह रहा है. तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि पहला कार्ड जो है वो स्पेड कार्ड हो और दूसरा कार्ड जो है वो रेड क्वीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं. टोटल कार्ड की अगर हम बात करें तो 52. एक इवेंट ए गेटिंग फर्स्ट कार्ड is a spade card, right. Second event B, getting second card is a red queen, right. इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो स्पेड कार्ड कितना हो गया 13, टोटल कार्ड 52, 1/4 प्रोबेबिलिटी बन के आई. बी की अगर देखें तो रेड क्वीन, तो वो होती है 2, फेवरेबल 2, नीचे कितना होगा टोटल, यानी 1/26 बन के आई. तो यहां तक बात आपके समझ में आई. अब पहला कार्ड स्पेड कार्ड और दूसरा रेड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी यानी ए मल्टीपल बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/4 मल्टीपल 1/26, तो ये आ जाएगा 104. तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. 11th नंबर क्वेश्चन. आइए समझते हैं क्या कह रहा है. तो यहाँ पर कह रहे हैं डाइस का पेयर, उसको 2 लगातार बार थ्रो किया गया और कह रहा है कि हर बार सम 8 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. भाई 2 डाइस को थ्रो किया तो पहले से कुछ नंबर होगा, दूसरे से कुछ नंबर होगा, तो सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए प्रत्येक बार, राइट. और 2 बार उसे थ्रो किया गया है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखिए सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे. भाई 2 डाइस है, 6 × 6 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेंगे, ठीक है. एक इवेंट को हमने ए नाम दे दिया, गेटिंग total of 8 in first draw.
पहली बार ड्रॉ कर रहे हैं तो सम कितना मिलना चाहिए 8, और दूसरी बार में भी 8 ही होना चाहिए। गेटिंग टोटल ऑफ 8 इन सेकेंड। तो इवेंट ए के अंदर फेवरेबल आउटकम क्या मिलेंगे हमें? देखो भाई, पहले से हमें 2 मिल सकता है, दूसरी में 6 आ सकता है, राइट। सम 8 होना चाहिए। पहले से 3, दूसरे से 5 मिल सकता है, दोनों में 4 आ सकता है, पहले में 5 दूसरे में 3 दिख सकता है हमें, पहले में 6 दूसरे में 2 आ सकता है। तो इनका सम 8 आ रहा है, तो ये फेवरेबल आउटकम होंगे। जाहिर सी बात है यही फेवरेबल आउटकम बी के भी होंगे, राइट। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो फेवरेबल कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 36, और यही इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बन के आएगी 5/36। तो यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। अब कह रहे हैं कि दोनों में सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, मतलब ए मल्टीपल बी हम निकाल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो 5/36 मल्टीपल 5/36, तो 25/1296। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन के आएगी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, आइए समझते क्या कह रहा है। The odds is favor of one student passing the test are 3:7। देखो odds फेवर की जब बात हो रही है तो इसका मतलब 3 जो है वो पास होने की संभावना, 7 जो है फेल होने की संभावना है, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी 10 हो गई। दी ओड अगेंस्ट की जब बात होती है, अनदर स्टूडेंट पासिंग इट आर, जब ओड अगेंस्ट की बात होती है तो इसका मतलब पहले नंबर पे जो रेशियो होता है ये फेल होने की संभावना है, और पास होने की संभावना कितनी है 5। तो टोटल यहां पर अगर हम बात करें तो संभावना कितनी होगी 8, ठीक है। यानी ओड अगेंस्ट में फेल होने की संभावना पहले लिखी जाती है, और ओड इस फेवर में पास होने की संभावना पहले लिखी जाती है, राइट। और हमें यहां पर बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट, दोनों के पास होने की संभावना प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो एक इवेंट को हमने ए नाम दे दिया, फर्स्ट स्टूडेंट पासिंग टेस्ट, ठीक है। दूसरा इवेंट बी, सेकंड स्टूडेंट पासिंग टेस्ट। उसके बाद इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी देखें, पहले विद्यार्थी के पास होने की संभावना, तो 3 अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 10, तो 3/10 हो जाएगी, ठीक है। पहले विद्यार्थी के फेल होने की संभावना 7/10 होगी, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी के पास होने की संभावना, देखो ओड अगेंस्ट की बात हो रही है तो पास होने की संभावना 5 है, टोटल कितनी है पॉसिबिलिटी 8, तो 5/8 हो जाएगी। दूसरे विद्यार्थी के फेल होने की संभावना 3/8 हो जाएगी, राइट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। दोनों के पास होने की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए मल्टीपल बी की, पहला विद्यार्थी भी पास और दूसरा भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये 3/10, और यहां देखें तो 5/8, 5 से काटेंगे तो 3/16 बन के आई दोनों के पास होने की संभावना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो एक लड़के को स्कॉलरशिप मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है, इसी प्रकार से एक लड़की को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिले इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, कम से कम एक को। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक इवेंट को हमने ए नाम दे दिया, बॉय विल गेट अ स्कॉलरशिप, राइट। उसके बाद दूसरे इवेंट को बी नाम दे दिया, गर्ल विल गेट अ स्कॉलरशिप। अब लड़के को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है 0.9। लड़के को स्कॉलरशिप न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, 1 के अंदर 0.9 माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगी 0.1 बन के आएगी, राइट। इसी प्रकार से लड़की को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8, और लड़की को स्कॉलरशिप न मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 में से माइनस करो 0.8, 0.2 हमारे पास बन के। तो यहां तक समझ में आपको आना चाहिए। हमें फाइंड आउट करना है कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिले इसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहां हम लिखेंगे हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी that at least one of them will get this scholarship। तो कैसे निकालेंगे जी हम,
हम 1 के अंदर से माइनस कर देंगे, 1 के अंदर से माइनस कर देंगे दोनों को स्कॉलरशिप न मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कम से कम एक को मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो 1 माइनस हम माइनस करेंगे ए नोट मल्टीपल बी नोट की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो 1 माइनस इसका मतलब क्या है, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2। 1 माइनस 0.02 तो ये हमारे पास 0.98 बन गया है। तो 0.98 जो आया वो कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन गया है। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि ए जो है वो किसी बुक की 90% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है और बी जो है 70% प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बुक से ली गई प्रॉब्लम को उन दोनों में से कम एक जो है वो सोल्व कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक इवेंट को हमने E1 नाम दे दिया और वो क्या है, ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट। दूसरा इवेंट को E2 नाम दे दिया, बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो 90% को सोल्व कर देता है ए, तो इसका मतलब 90/100, राइट। और सोल्व न करने की प्रोबेबिलिटी अगर देखें मतलब इवन नोट की तो क्या हो जाएगी, 10% सोल्व नहीं हो रहे, तो ये हो गया 0.1, ठीक है। दूसरे इवेंट यानी E2 की प्रोबेबिलिटी अगर देखें, बी जो है वो 70% सोल्व करता है, तो सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 70%, 70/100। और सोल्व न करने की मतलब E2 नोट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बने कि भाई 30% सोल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब 0.3 बन गई। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एटलीस्ट का केस है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, उन दोनों में से कम एक जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। वन ऑफ देम विल सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह 1 में से हम माइनस कर देंगे दोनों के क्वेश्चन को सोल्व न करने की प्रोबेबिलिटी। तो हम माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी E1 नोट मल्टीपल E2 नोट की प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस इसे हम लिख सकते हैं अलग अलग से, E1 नोट मल्टीपल प्रोबेबिलिटी E2 नोट, राइट। इनकी वैल्यू रखेंगे तो 0.1 मल्टीपल 0.3, 1 माइनस 0.03, तो ये हमारे पास आएगा 0.97, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन के आए। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर देखें तो ये कह रहा है कि एक डाई को, सिंगल डाई को जो है वो 4 बार थ्रो किया गया, कम से कम एक बार 5 या 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक सिंगल डाई को थ्रो किया गया, टोटल आउटकम की अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 बन के आएंगे, राइट। उसके बाद एक इवेंट को हमने ए नाम दे दिया, गेटिंग 5 और 6, राइट। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 5 आने की 1/6 और का मतलब प्लस 6 आने की भी 1/6, मतलब 2/6 हो गई, राइट। और 5 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, मतलब ए नोट की, तो हो जाएगी 4/6, काटेंगे तो आया 2/3। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन a die is throwing 4 times, probability getting 5 or 6 at least once, कम से कम एक बार 5 या 6। तो हम 1 में से माइनस कर देंगे किसी भी बार 5 या 6 न आने की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन के आ जाएगी। तो माइनस करने वाले हैं ए नोट मल्टीपल ए नोट मल्टीपल ए नोट मल्टीपल ए नोट की प्रोबेबिलिटी। तो इसे हम लिखेंगे क्या,
मल्टीपल ए नोट की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ए नोट की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस, देखो ये हमारे पास 2/3 मल्टीपल 2/3 मल्टीपल 2/3 मल्टीपल 2/3, चलो 16, तो ये हमारे पास 1 माइनस 16/81, तो ये 65/81 हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन गई। कम से कम एक बार 5 से 6 आ गई। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, आइए समझते क्या कह रहा है। रमेश जो है वो पोस्ट ए और बी के लिए इंटरव्यू देता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि पोस्ट ए में सिलेक्शन के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो 1/6 है, और बी के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है। कम से कम एक पोस्ट में वो सिलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक इवेंट को हम E1 नाम दे देते हैं, और वो है रमेश सेलेक्ट फॉर पोस्ट ए। दूसरा इवेंट E2 नाम दे दिया, रमेश सेलेक्ट फॉर पोस्ट बी, राइट। तो पहले इवेंट यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी अगर देखें, भाई ए में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है। और पोस्ट ए में सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब E1 नोट की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो 1 में से 1/6 अगर घटा दे तो 5/6 आई, राइट। इसी प्रकार से पोस्ट बी के लिए सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है 1/7 है, और पोस्ट बी के लिए सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से माइनस करेंगे तो 6/7 बन गई। तो यहां तक बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करना है कम से कम एक में वो सिलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का केस आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द पोस्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, दोनों में वो सिलेक्ट नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी E1 नोट मल्टीपल E2 नोट की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस इसे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी E1 नोट की मल्टीपल प्रोबेबिलिटी E2 नोट। 1 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/6 मल्टीपल ये हमारे पास 6/7। तो सोल्व करेंगे तो 1 माइनस ये हमारे पास 6 से कैंसिल आउट कर दे, 5/7 ये बन के आई 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी बन के आई। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, राइट। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नई एक्सरसाइज। थैंक यू।